हेलो, नमस्कार दोस्तों। श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीएससी पार्ट 3 की बात करेंगे। ये अपना लास्ट लेक्चर है जो रिंग होमोमोर्फिज्म अपना चल रहा है और उसका लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर अपन भागफल क्षेत्र के बारे में बताएंगे, क्यूसेंट फील्ड के बारे में बताएंगे कि क्या होता है, और एक दो थ्योरम इससे रिलेटेड वो बताएंगे, एक दो एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसी लेक्चर के साथ में अपना जो ये चैप्टर चल रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो अपना आइडियल्स के बारे में, गुंजावलियों के बारे में आएगा। तो बीएससी पार्ट 3 का लेक्चर है। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ऑनलाइन देखें वीडियोज़ को। चलो अपन स्टार्ट करें। सबसे पहले तो जो टॉपिक है वो डाल लेते हैं अपन। भागफल क्षेत्र या विभाग क्षेत्र, फील्ड ऑफ क्यूसेंट। फील्ड ऑफ क्यूसेंट्स जिसको बोला जाता है भागफल क्षेत्र, भागफल क्षेत्र या विभाग क्षेत्र। भागफल क्षेत्र या विभाग क्षेत्र। यहाँ से दोस्तों एक दो थ्योरम है जो बहुत बार पूछी जाती हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। भागफल क्षेत्र या विभाग क्षेत्र। सबसे पहले तो आप ये हेडिंग डालिए। इस चैप्टर का ये लास्ट यूनिट होने वाला है, लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, भागफल क्षेत्र, फील्ड ऑफ क्यूसेंट। चले, सबसे पहले तो दोस्तों अपने एक पूर्णांकीय प्रांत लेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था, पिछली जो थ्योरम अपन ने की थी उसमें बताया था कि भाई प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत है उसको अपन एक क्षेत्र में एम्बेड कर सकते हैं। प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत के संगत अपन एक क्षेत्र बता सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत का एक क्षेत्र होता है, विभाग क्षेत्र F होता है, जो अपन ने बताया था। अब मैं इस थ्योरम में विभाग क्षेत्र की परिभाषा बताऊंगा। सबसे पहले तो थ्योरम में अपन जानते हैं कि पूर्णांकीय प्रांत को, एक थ्योरम तो अपन ने वलय के अंतःस्थापन की पढ़ी थी कि प्रत्येक वलय को तत्सम की वलय में अंतःस्थापित किया जा सकता है, और एक पढ़ा था कि प्रत्येक जो क्षेत्र होता है, प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत का जो खंड होता है वो क्षेत्र होता है, ये पढ़ा था। या फिर प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत को एक क्षेत्र में एम्बेड कर सकते हैं। विभाग क्षेत्र की परिभाषा क्या है? देखो कि एक पूर्णांकीय प्रांत लेंगे, माना कि कैपिटल D एक पूर्णांकीय प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत है जिसमें कम से कम 2 अवयव है। अरे भाई, पूर्णांकीय प्रांत की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसी वलय जो तत्सम की क्रम विनिमय हो, शून्यभाजक रहित हो, तो इसमें योज्य तत्समक अवयव भी होना चाहिए और गुणन तत्समक अवयव भी होना चाहिए पूर्णांकीय प्रांत में। तो कम से कम 2 अवयव हो गए। माना कि D एक पूर्णांकीय प्रांत है जिसमें कम से कम 2 अवयव है, 2 अवयव हैं। तब अच्छा, D एक पूर्णांकीय प्रांत है जिसमें कम से कम 2 अवयव हैं, तथा F एक क्षेत्र है, F एक क्षेत्र है, F एक फील्ड है, क्योंकि अपन को पता है कि प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक फील्ड मिलेगा, तथा F एक क्षेत्र है। तब क्षेत्र F को एक ऐसी मैपिंग, जैसे मैपिंग मान लो फाई, तब क्षेत्र F और एक मैपिंग फाई को विभाग क्षेत्र या
विभाग क्षेत्र या भागफल क्षेत्र कहा जाता है। ये जो क्षेत्र F के साथ में ये जो मैपिंग लगी हुई है ना, ये पूरा का पूरा मिलके विभाग क्षेत्र या भागफल क्षेत्र कहलाता है यदि फाई, ये जो मैपिंग फाई है वो एक की समाकारी हो, यदि फाई 1 भी होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म भी, फाई एक की समाकारी हो, यदि फाई एक की समाकारी हो तथा ये फील्ड एफ का प्रत्येक एलिमेंट तथा फील्ड कैपिटल एफ के प्रत्येक अवयव को फाई मैपिंग है तो फाई एक्स और अपॉन फाई वाई, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो फाई एक्स और फाई वाई का इन्वर्स। फील्ड एफ के प्रत्येक अवयव को इस रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां x और y जो एलिमेंट हैं वो पूर्णांकीय प्रांत d के हैं और y है वो नॉन जीरो है। तो एक बार इस डेफिनेशन को उतारिए, फिर मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। बहुत आसान सी डेफिनेशन है। देखो क्या करना है कि दोस्तों अपन ने ये पढ़ा था कि प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत d होता है, उसको एक क्षेत्र f में एम्बेडिंग कर सकते हैं। मतलब प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत d के कोरस्पोंडिंग आपको एक फील्ड मिलने वाला है। तो ये d पूर्णांकीय प्रांत है, इसके कोरस्पोंडिंग एक फील्ड f मिल रहा है, तो आप क्या करो कि एक मैपिंग फाई ऐसी देखो जो d से f में एक की भी होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म भी होनी चाहिए। ये जो फाई मैपिंग है वो d से f में एक की भी होनी चाहिए और समाकारी भी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, इसके अलावा जो फील्ड f है, फील्ड f का कोई भी एलिमेंट उठाओ, जैसे a एलिमेंट उठाया, तो a एलिमेंट को आप फाई एक्स अपॉन फाई वाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फील्ड एफ के प्रत्येक एलिमेंट को फाई एक्स अपॉन फाई वाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे x और y किसके एलिमेंट लेंगे, भाई फाई एक्स आ रहा है तो फाई एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो x और y दोनों इंटीग्रल डोमेन के एलिमेंट है। तो अगर दो चीज़ें होनी चाहिए, जो फाई आप मैपिंग इंटीग्रल डोमेन d से फील्ड f के ऊपर फाई जो मैपिंग ले रहे हैं वो 1 होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि फील्ड एफ का प्रत्येक एलिमेंट है उसको फाई एक्स अपॉन फाई वाई के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो ये जो एफ फील्ड है उसके साथ में जो फाई मैपिंग है ये अपना फील्ड ऑफ क्यूसेंट या भागफल क्षेत्र कहलाता है। फील्ड एफ और उसके साथ में फाई मैपिंग को भागफल क्षेत्र या विभाग क्षेत्र कहा जाता है, ये उसकी परिभाषा है। अब देखो, माना कि d एक पूर्णांकीय प्रांत है जिसमें कम से कम 2 अवयव हैं, क्योंकि पूर्णांकीय प्रांत में 2 अवयव हैं। f एक क्षेत्र है, तो f क्षेत्र के साथ में जो फाई मैपिंग है ये पूरा मिलके f फाई को विभाग क्षेत्र या भागफल क्षेत्र कहा जाता है, यदि फाई d से f में एक की समाकारी होना चाहिए तथा फील्ड f का प्रत्येक एलिमेंट को फाई एक्स अपॉन फाई वाई के रूप में व्यक्त कर सके, जहाँ पे x और y किसके एलिमेंट है, इंटीग्रल डोमेन d के। तो ये परिभाषा है दोस्तों भागफल क्षेत्र या विभाग क्षेत्र की। इसको आप कॉपी कीजिए इसको कॉपी। अब समझ में आ गया होगा ये परिभाषा आपको। चले आगे देखो, एक नोट पॉइंट यहां है कि ये जो मैपिंग फाई है
फाई मैपिंग का मान लो ID, मतलब इंटीग्रल डोमेन की आइडेंटिटी, या फाई बराबर इंटीग्रल डोमेन की आइडेंटिटी गुणा के लिए क्या होता है 1, तो 1D हो। अगर फाई बराबर 1D हो, इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग रे, जैसे x एलिमेंट को x के ऊपर ही मैप कर देती है जो मैपिंग y एलिमेंट को y पे मैप कर देती है, ऐसा हो, अर्थात फाई आर बराबर आर होना चाहिए फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू इंटीग्रल डोमेन D, मतलब सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे मैप करने वाली मैपिंग आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ D या 1D के नाम से दर्शा दो हो, तब f को D का विभाग क्षेत्र या भागफल क्षेत्र कहते हैं, विभाग क्षेत्र या भागफल क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, अगर ये मैपिंग ऐसी बन जाए, ये जो फाई मैपिंग ऐसी बन जाए कि सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के ऊपर मैप कर रही है, मतलब 1D या ID टाइप बन जाए, आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ इंटीग्रल डोमेन, इसका मतलब आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ इंटीग्रल डोमेन D, तो ऐसी कंडीशन में जो f फाई लिखा जाता था, ये जो f फाई लिखा जाता था, उसमें अब फाई को हटा दो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग है, तो बच गया केवल f, तो f को D का क्या कहा जाता है, विभाग क्षेत्र या भागफल क्षेत्र कहा जाता है। तो मैं कुल मिला के ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो नोट पॉइंट है वो इस वाली परिभाषा का एक पर्टिकुलर केस है। इसमें तो फाई मैपिंग कुछ भी हो सकता था, मैंने यहाँ फाई को तत्समक मैपिंग ले लिया, आइडेंटिटी प्रतिचित्रण ले लिया, तो आइडेंटिटी प्रतिचित्रण क्या होता है, सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के ऊपर मैप करता है, तो ऐसे केस में जो f है उसको इंटीग्रल डोमेन D का विभाग क्षेत्र या भागफल क्षेत्र कहा जाता है। तो अगर मैपिंग कुछ भी हो तो f फाई को विभाग क्षेत्र या भागफल क्षेत्र कहा जाता है, और जो मैपिंग ले रहे हैं वो आइडेंटिटी मैपिंग है, तो केवल f, आप इसकी जगह आपको मैपिंग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1D लिखोगे, 1D का मतलब कुछ नहीं होता है, आइडेंटिटी मैपिंग है, तो ये जो f है उसको D का क्या कहा जाता है, विभाग क्षेत्र या भागफल क्षेत्र। इसको कीजिए दोस्तों। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं इसका। जैसे मान लो कि भाई अपन जानते हैं कि z प्लस डॉट इंटीग्रल डोमेन होता है, पूर्णांकीय प्रांत होता है, और z प्लस डॉट का जो विभाग क्षेत्र होता है, फील्ड ऑफ क्यूसेंट होता है, वो क्या होता है, अपनी परिमेय संख्याओं का क्षेत्र। तो एक एग्जाम्पल भी लिख लेना आप। एग्जाम्पल क्या है, z प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत का विभाग क्षेत्र बोले तो फील्ड ऑफ क्यूसेंट, परिमेय संख्याओं का क्षेत्र Q प्लस डॉट होता है। तो देखो अभी मैंने यही तो बताया था कि भाई प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत D है, उसका विभाग क्षेत्र F होता है, उसके साथ में मैपिंग को लिख दिया जाता है कि F फाई। अब मेरे को यही बताना है कि अपन एक तो पूर्णांकीय प्रांत Z ले रहे हैं, तो Z तो पूर्णांकीय प्रांत होता है, और ये Q होता है वो क्या होता है, क्षेत्र होता है, परिमेय संख्याओं का क्षेत्र होता है। तो मेरे को ये बताना है कि इस पूर्णांकीय प्रांत का जो विभाग क्षेत्र बनेगा ना, क्यूसेंट फील्ड, वो क्या बनेगा, अपना परिमेय संख्याओं का क्षेत्र। तो आप क्या करो दोस्तों, आप एक मैपिंग डिफाइन करो फाई, कहाँ से, पूर्णांकीय प्रांत से अपना जो फील्ड है क्यों, उसके ऊपर एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं फाई,
और फाई किस प्रकार से डिफाइन करना है, सच दैट इस प्रकार से डिफाइन करना है कि फाई जेड का एक एलिमेंट आप एन ले लो, एक इंटीजर एन ले रहे हो तो फाई एन बराबर हो गया एन अपॉन 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि अगर एन इंटीजर ले रहे हो तो एन अपॉन 1 परिमेय संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि परिमेय संख्याओं का जो सेट होता है दोस्तों वो परिमेय संख्या होती है पी अपॉन क्यू, जहाँ पे पी और क्यू होते हैं वो इंटीजर होते हैं और क्यू का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखो आपने फाई इंटीजर के ऊपर अप्लाई किया तो एन अपॉन 1 बन गया, तो ये हो गया ये, इसलिए अच्छा अब देखो, अब मेरे को बताना है दोस्तों, चूंकि पहली बात तो ये है कि फाई एन बराबर एन अपॉन 1 को मैं एन ही लिख लूँ, फाई एन बराबर एन, ये एककी भी है क्योंकि सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के ऊपर मैप कर रहा है, एककी भी है और समाकारी भी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे प्लस लोगे तो फाई जैसे 2 इंटीजर मानोगे n1 प्लस n2 तो फाई n1 प्लस n2 का मान n1 प्लस n2 हो जाएगा सीधा, और फिर n1 को आप n1 अपॉन 1 और n2 को n2 अपॉन 1 लिख दोगे, तो ये एककी भी है और समाकारी भी है, बताने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप ऐसे मान लो इसके 2 इंटीजर ले रहे हो n1 प्लस n2 तो इसका मान आ गया n1 प्लस n2 और इसको लिख लिया n1 अपॉन 1 प्लस n2 अपॉन 1 और ये बन गया फाई n1 प्लस फाई n2, और डॉट के लिए भी ऐसा ही हो जाएगा। तो मैं सीधा ये बोल सकता हूँ कि ये जो तत्समक प्रतिचित्रण आपने लिया है फाई एन बराबर एन, एककी समाकारी प्रतिचित्रण है, ये एककी समाकारी प्रतिचित्रण है तथा अब ये जो फील्ड है, अभी मैंने परिभाषा में लिखाया था कि फील्ड एफ के प्रत्येक एलिमेंट को फाई एक्स अपॉन फाई वाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो फील्ड एफ, वहाँ तो फील्ड एफ था, यहाँ पे फील्ड क्या है क्यू, तो इसका एक एलिमेंट उठाओ, तो लेट इसका एक एलिमेंट पी अपॉन क्यू उठा लो, पी अपॉन क्यू बिलोंग्स टू, आप लिख रहे हैं क्यू, पी अपॉन क्यू बिलोंग्स टू क्यू, इसके प्रत्येक एलिमेंट को आप फाई एक्स अपॉन फाई वाई के रूप में व्यक्त करना है। तो आपने इसका एक एलिमेंट उठाया, ये कोई स्विच एलिमेंट है भाई, एक एलिमेंट की बात हो जाएगी, तो एक एलिमेंट के लिए अगर बता दूंगा तो सारे एलिमेंटों के लिए हो जाएगा। तो लेट पी अपॉन क्यू बिलोंग्स टू क्यू का स्विच अवयव है, स्विच अवयव है, तब देखो P अपॉन क्यू को दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं, P अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन क्यू, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है P अपॉन 1 और Q अपॉन 1 का इनवर्स। तो P अपॉन 1 को फाई P लिख दूँ और इसको क्या लिख दूँ फाई Q, उसका इनवर्स। तो बताओ ये क्या बना, फाई P अपॉन फाई Q, जहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब दोस्तों कि Q अपने क्षेत्र के प्रत्येक एलिमेंट को, ये क्षेत्र था, ये क्षेत्र का एलिमेंट था, क्षेत्र के प्रत्येक एलिमेंट को आप फाई P अपॉन फाई Q के रूप में व्यक्त कर रहे हो, फाई P अपॉन फाई Q के रूप में व्यक्त कर रहे हो। अतः अपना फील्ड तो क्या है Q और मैपिंग क्या है फाई, Q फाई। अच्छा अब एक चीज देखो, Q फाई अपनी फाई मैपिंग है वो आइडेंटिटी मैपिंग है, आइडेंटिटी मैपिंग है मतलब सेम एलिमेंट को सेम पे मैप कर रही है, सेम एलिमेंट को सेम पे मैप कर रही है। तो फाई Q और फाई और अच्छा Q और ये मैपिंग है उसको 1Z लिख दो, क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग है और किसके ऊपर मैपिंग है, Z के ऊपर, इंटीग्रल डोमेन यहाँ पे Z लिया है, तो QIZ और इसको लिख दिया जाता है क्यों ही लिख दिया जाता है। अगर आइडेंटिटी मैपिंग साथ में लिखा हुआ है तो मैपिंग लिखने की जरूरत नहीं। तो अतः Q फाई और फाई है वो आइडेंटिटी मैपिंग है Z के ऊपर, तो उसको IZ लिख दिया। और जब मैंने नोट पॉइंट में ये लिखाया था कि अगर आपकी मैपिंग आइडेंटिटी है तो सीधा Q लिख दो। अतः Q इंटीग्रल डोमेन Z का क्या होता है, फील्ड ऑफ क्यूसेंट
होता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कि फील्ड ऑफ क्यूसेंट को यहाँ तो क्षेत्र आता है और यहाँ उसके साथ में मैपिंग आती है, लेकिन अगर मैपिंग अपनी तत्समक हो जाए तो मैपिंग को लिखने की जरूरत नहीं, वही सीधा क्या बन जाएगा, फील्ड ऑफ क्यूसेंट ऑफ ए जेड। क्योंकि अपना जो फील्ड था उसके प्रत्येक एलिमेंट को आपने फाई पी अपॉन फाई क्यू के रूप में व्यक्त कर दिया, और यहाँ पे पी और क्यू क्या थे, पी और क्यू डोमेन के एलिमेंट थे, डोमेन इंटीजर है तो इंटीजर के एलिमेंट थे, और नीचे वाला क्यू एलिमेंट था वो क्या था, नॉन जीरो। इस प्रकार से दोस्तों ये मैंने बताया है कि जेड पूर्णांकीय प्रांत होता है, उसका विभाग क्षेत्र क्यू होता है, क्योंकि मैंने जेड से क्यू के अंदर एक 1-1 होमोमोर्फिज्म परिभाषित कर दी तथा कैपिटल क्यू के प्रत्येक एलिमेंट को फाई पी अपॉन फाई क्यू के रूप में व्यक्त कर रहा हूँ। इसको कीजिए आप, इस एग्जाम्पल से उस परिभाषा क्लियर अपने को समझ में आ जाएगी। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद में एक थ्योरम करवाएंगे हम, इसको तो कीजिए आप। इसके बाद में अपन एक थ्योरम देखेंगे, इससे रिलेटेड है। चलो मैं उठा रहा हूं इसको। थ्योरम जो है दोस्तों वो क्या है कि पूर्णांकीय प्रांत का भागफल क्षेत्र वह सबसे छोटा क्षेत्र होता है जिसमें वह पूर्णांकीय प्रांत कंटेन करता है। शानदार थ्योरम है, आई हुई भी है पहले भी, तो इंपोर्टेंट भी डाल लेना। पूर्णांकीय प्रांत का भागफल क्षेत्र बोले तो फील्ड ऑफ क्यूसेंट। पूर्णांकीय प्रांत का भागफल क्षेत्र वह सबसे छोटा क्षेत्र होता है, वह सबसे छोटा क्षेत्र होता है जिसमें वह पूर्णांकीय प्रांत अंतर्विष्ट है। अंतर्विष्ट मतलब कंटेंड होता है, अंतर्विष्ट होता है। कि पूर्णांकीय प्रांत का भागफल क्षेत्र वह सबसे छोटा क्षेत्र होता है जिसमें वह पूर्णांकीय प्रांत कंटेन करता है। अपन जानते हैं दोस्तों कि प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत के कोरस्पोंडिंग आपको एक फील्ड ऑफ क्यूसेंट मिलता है। प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत के कोरस्पोंडिंग आपको एक फील्ड ऑफ क्यूसेंट मिलता है। जैसे परिभाषा में भी अपन ने देख लिया था, एक भागफल क्षेत्र मिलता है। तो मेरे को ये बताना है कि ये भागफल जो क्षेत्र है वो सबसे छोटा क्षेत्र होता है जिसमें ये पूर्णांकीय प्रांत कंटेन करता है। आपको कैपिटल एफ से छोटा ऐसा कोई भी फील्ड नहीं मिलेगा जिसके अंदर ये पूर्णांकीय प्रांत कंटेन करेगा। ये पूर्णांकीय प्रांत फील्ड एफ में कंटेन कर रहा है, तो एफ सबसे छोटा क्षेत्र है। सिद्ध कैसे करेंगे अपन इस थ्योरम को? मैं ये मानूंगा कि भाई पूर्णांकीय प्रांत डी को कंटेन करने वाला एक फील्ड के ले लूंगा। ठीक है दोस्तों, पूर्णांकीय प्रांत डी को कंटेन करने वाला एक फील्ड के ले लूंगा। उसके बाद में मैं क्या करूंगा कि के डैश है उसको के का एक सबसेट लूंगा।
के डैश को के का एक सबसेट लूंगा और के डैश को फिर मैं सबसेट लेके सब फील्ड बताऊंगा। के डैश को पहले तो सबसेट ले लूंगा और फिर सब फील्ड बताऊंगा और ये बताऊंगा कि भाई पूर्णांकीय प्रांत डी है वो किस में कंटेन कर रहा था, एफ में कंटेन कर रहा था। तो अब देखो जो डी यहाँ से डी को के में कंटेन करके लेके चल रहे हैं और आपने एक सब फील्ड के डैश बता दिया, किस के का सब फील्ड के डैश बता दिया, तो फिर ये कंडीशन हो गई। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि जो पूर्णांकीय प्रांत डी था वो के डैश में कंटेन कर रहा है और के डैश के में कंटेन कर रहा है। ऐसे केस में अपन क्या करेंगे कि इसके बीच में एक सब फील्ड आपको के डैश मिल रहा है, तो इस के डैश को मैं किसके आइसोमॉर्फिक बताऊंगा, फील्ड एफ के आइसोमॉर्फिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा कि डी है वो अपना फील्ड ऑफ क्यूसेंट के अंदर कंटेन करता है और जो फील्ड ऑफ क्यूसेंट एफ है यहाँ पे डी को मैं फील्ड के अंदर कंटेन करके मान के चलूंगा। फिर के का मैं एक सब फील्ड लूंगा तो वो के डैश होगा। तो डी है वो के डैश में कंटेन कर जाएगा। उस केस में तो फिर के डैश है अपना फील्ड ऑफ क्यूसेंट बन जाएगा, लेकिन फील्ड ऑफ क्यूसेंट को एफ बताना है तो फिर एफ को और के डैश को दोनों को आइसोमॉर्फिक सिद्ध करूंगा। तो ऐसे केस में मैं बता दूंगा कि एफ है वो के डैश के आइसोमॉर्फिक है। इसका मतलब डी और के बीच में डी तो पूर्णांकीय प्रांत और के अपना क्या है, फील्ड। इन दोनों के बीच के अंदर जो अपना सब फील्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, एफ। इसका मतलब डी जो पूर्णांकीय प्रांत है वो के फील्ड में कंटेन होता था और डी पूर्णांकीय प्रांत है वो फील्ड एफ में भी कंटेन हो रहा था। तो दोनों में से छोटा फील्ड एफ है, तो फील्ड एफ है या विभाग क्षेत्र एफ है वो डी को कंटेन करने वाला सबसे छोटा फील्ड होगा। तो 2-3 चीजें अपने को क्वेश्चन में मोटे मोटे तौर पे बता दूं कि मैं करना क्या है। सबसे पहले तो अपन क्या लेके चलेंगे कि भाई अपन जानते हैं कि डी है, डी का फील्ड ऑफ क्यूसेंट होता है वो एफ होता है, इसका जो विभाग क्षेत्र होता है वो एफ होता है। मैं मान के चलूंगा साहब कि डी है पूर्णांकीय प्रांत है वो के में कंटेन करता है। उसके बाद में मैं के का एक सबसेट लूंगा के का, उस सबसेट को के डैश नाम दूंगा और ये जो के डैश सबसेट बना उसको सब फील्ड बताऊंगा। क्या बताऊंगा, सब फील्ड बताऊंगा। ऐसे केस में बताओ फिर ये हो जाएगा सब फील्ड बताऊंगा तो कि डी पूर्णांकीय प्रांत है और के अंदर कंटेन कर रहा है और के डैश एक सब फील्ड बीच में आ गया। तो सब फील्ड बीच में आ गया तो अब बताओ ये जो सब फील्ड के डैश है उसको किसके आइसोमॉर्फिक बताना है, एफ के आइसोमॉर्फिक। एफ का क्या है अपना, एफ जो अपना फील्ड ऑफ क्यूसेंट है। ऐसे केस में कि जब डी है वो एफ में कंटेन कर रहा था, डी है वो के डैश में भी कंटेन कर रहा था, तो के डैश अगर किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, एफ के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, तो पूर्णांकीय प्रांत डी को कंटेन करने वाला जो क्षेत्र एफ है, जो विभाग क्षेत्र है, वो सबसे छोटा क्षेत्र हो जाएगा। चलो इसको करते हैं अपन, तो जब अपन समझेंगे तो और अच्छे से इसको लिख लेंगे। लेकिन ये तो पता चल गया है कि भाई एक क्षेत्र के लेना है, फिर के डैश उसका सबसेट लेना है, उसको सब फील्ड बताना है और के डैश और एफ को आइसोमॉर्फिक भी अपने को बताना है। तो सबसे पहले तो अपन यही करते हैं, इसमें प्रूफ पार्ट पे चलते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट को उतार लीजिए आप, स्टेटमेंट को कर लीजिए। लिखता हूं, माना कि ये थ्योरम है, माना कि कैपिटल डी एक पूर्णांकीय प्रांत है, माना कि कैपिटल डी एक पूर्णांकीय प्रांत है जो तथा कैपिटल डी को आविष्ट मतलब कंटेन को आविष्ट करने वाला क्षेत्र के है। अपना जो पूर्णांकीय प्रांत डी था उसको कंटेन करने वाला क्षेत्र क्या है, के है। माना पूर्णांकीय प्रांत डी का
माना पूर्णांकीय प्रांत D का भागफल क्षेत्र F है, भागफल क्षेत्र F है, जिसको फील्ड ऑफ क्यूसेंट बोला जाता है। और फील्ड ऑफ क्यूसेंट क्या होता है? भागफल क्षेत्र में मैंने बताया था जब वो एक लंबी सी थ्योरम की थी कि A/B टाइप के एलिमेंट होते हैं, जहाँ पे A और B दोनों एलिमेंट इंटीग्रल डोमेन D के होते हैं, और B होता है वो क्या होता है? नॉन जीरो होता है। चलो ये भागफल क्षेत्र की परिभाषा हो गई। ये दोस्तों आप थ्योरम देख लेना, पहले उस थ्योरम के अनुसार किया था। ये एम्बेडिंग वाली थ्योरम में F को ये लिया था। अब देखो A और B पूर्णांकीय प्रांत D के एलिमेंट हैं और B क्या है? नॉन जीरो है। A और B पूर्णांकीय प्रांत D के एलिमेंट है, B नॉन जीरो है। अब बताओ दोस्तों कि D को कंटेन करने वाला क्षेत्र क्या है? K है। इसका मतलब कि D है वो किसका सबसेट है? K का सबसेट है। K का सबसेट है तो कैपिटल D का प्रत्येक एलिमेंट किसका होगा? कैपिटल K का एलिमेंट होगा। और ये दोनों एलिमेंट कैपिटल D के हैं तो A और B K के अंदर बिलोंग कर जाएगा, और जो B है वो क्या है? नॉन जीरो है। ओके, अच्छा, B एलिमेंट क्षेत्र K का अशून्य अवयव है। और क्षेत्र में बताओ प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है क्षेत्र में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स। इसका मतलब ये हुआ कि B का इन्वर्स, जो B इन्वर्स होगा वो भी फील्ड K के अंदर कंटेन करेगा, और A एलिमेंट भी फील्ड K का और B इन्वर्स भी K का। और गुणा के लिए समवर्ता नियम है, वो गुणा के लिए समवर्ता नियम से AB इन्वर्स है वो किसका एलिमेंट बना? K का एलिमेंट बन गया। AB इन्वर्स किसका एलिमेंट बन गया? K का। गुणा के लिए समवर्ता नियम लगा रहा हूँ। पहले तो प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम होगा, तो B इन्वर्स भी K में है, फिर दोनों का A और B दोनों एलिमेंटों का जो गुणनफल है AB इन्वर्स वो भी K में है। मतलब K में AB इन्वर्स टाइप के एलिमेंट है। फील्ड जो अपना K है उसमें AB इन्वर्स टाइप के एलिमेंट है। आप इन एलिमेंटों को उठाओ, K के एलिमेंटों को उठाओ और एक सेट बना दो, उसको K डैश नाम दे दो, जिसमें K डैश में कैसे एलिमेंट हैं? AB इन्वर्स टाइप के एलिमेंट है। AB इन्वर्स टाइप के एलिमेंट है A और B, ये इंटीग्रल डोमेन D के एलिमेंट है, और B जो है वो क्या है? अशून्य अवयव है। तो ये K डैश के एलिमेंट है। मतलब कैपिटल K का जो एलिमेंट AB इन्वर्स था ना, इस टाइप के बहुत से एलिमेंट होंगे कैपिटल K में। AB इन्वर्स हो गया, CD इन्वर्स हो गया, EF इन्वर्स हो गया। ऐसे कैपिटल K के एलिमेंटों को उठाया और कैपिटल K के एलिमेंटों को उठाकर अपन ने एक सेट बना दिया K डैश। अतः बताओ K डैश के अंदर एलिमेंट उठाया है वो K का है, तो K डैश किसका K डैश किस में कंटेन करेगा? K डैश कंटेन करेगा K में, क्योंकि K डैश में एलिमेंट AB इन्वर्स टाइप के एलिमेंट उठाए हैं, और AB इन्वर्स एलिमेंट है किसका? K का। तो इसका मतलब K डैश में जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे K के एलिमेंट होंगे, तो K डैश K का एलिमेंट है। ये तो सबसेट हो गया। सबसे पहले तो अपने को दोस्तों K को क्या बताना है? आपको सब फील्ड बताना है। तो मैं लिखूंगा सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि K डैश K का क्या है? सब फील्ड है। सब भाई यहाँ तो सबसेट हुआ है, और सबसेट को क्या बताना है? सब फील्ड है। एक तो सब फील्ड है, और इसके बाद में ये भी अपने को बताना है कि देखो अब D पूर्णांकीय प्रांत और K के बीच में जब आप K डैश को सब फील्ड बता दोगे तो K डैश आ जाएगा ना, बीच में K डैश आ जाएगा। इसका मतलब है कि D है वो कौन से क्षेत्र में कंटेंट हो रहा है? अभी K डैश में कंटेंट हो रहा है। जबकि अपने को बताना क्या था कि D को कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है? भागफल क्षेत्र F है। तो आप ये बता दो कि जो K डैश है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? F के आइसोमॉर्फिक। और बता दो बस इसको, क्योंकि यहाँ से तो D है वो पूर्णांकीय प्रांत D के जो सारे के सारे एलिमेंट है वो K डैश में आ रहे हैं, तो D है वो K डैश में कंटेंट हो रहा है। जबकि आपको ये बताना था कि पूर्णांकीय प्रांत का सबसे छोटा क्षेत्र जिसमें पूर्णांकीय प्रांत कंटेंट होता है वो F आता है। तो आप ये बता दो कि जो K डैश है वो किसके आइसोमॉर्फिक है? F के। ये और बता दो।
तो दो चीजें अपने को बतानी है, एक तो के डैश को अपने को के का सब फील्ड बताना है, उपक्षेत्र बताना है, और फिर दोबारा में अपन एक मैपिंग परिभाषित कर लेंगे एफ से के डैश या के डैश से एफ में, और उस मैपिंग को क्या बताना है अपने को, एककी आच्छादक और समाकारी बताना है। तो के डैश एफ के क्या हो जाएगा, तुल्यकारी। इतना सिद्ध करने के बाद में अपन ये बोल देंगे कि पूर्णांकीय प्रांत डी का भागफल क्षेत्र एफ वह सबसे छोटा क्षेत्र होता है जिसमें वो पूर्णांकीय प्रांत कंटेंट करता है। देखो पहले के डैश में कंटेंट कर रहा था, के डैश को एफ के आइसोमोर्फिक बता दिया, तो बोलेंगे कि जो पूर्णांकीय प्रांत डी है वो विभाग क्षेत्र एफ के अंदर कंटेंट करता है। ओके फ्रेंड्स, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी थ्योरम है समझने में, इसलिए मैं आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको कीजिए। तो दो काम करने हैं, एक तो सब फील्ड बताना है और एक के डैश को एफ के आइसोमोर्फिक बताना है। ओके, अब यहां से भी अपने दो पार्ट बनेंगे। कहाँ गया रेड? अच्छा, दो पार्ट बनेंगे। सबसे पहले तो के डैश को के का क्या बताना है, सब फील्ड बताना है। तो यहां से पहला पार्ट, के डैश को के का सब फील्ड सिद्ध करना है, उपक्षेत्र सिद्ध करना है, उपक्षेत्र सिद्ध करना है। अब दोस्तों उपक्षेत्र सिद्ध करना अपने पहले आया था। जिस भी क्षेत्र को उपक्षेत्र, जिस भी सेट को अपन उपक्षेत्र बताते हैं, बताओ उसके लिए क्या करते हैं, जिस भी सेट को उपक्षेत्र बताते हैं सबसे पहले उसके दो एलिमेंट लेते हैं। तो के डैश को अपने को उपक्षेत्र बताना है तो दो एलिमेंट लो के डैश के, एक एलिमेंट तो x, अच्छा तो x एलिमेंट तो कैसा होगा, ए बी इनवर्स टाइप का होगा, x एलिमेंट तो ए बी इनवर्स टाइप का होगा। ये एलिमेंट है वो के डैश का है, एक एलिमेंट तो आपने x ले लिया, दूसरा ले लो y जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, सी डी इनवर्स टाइप का होगा, और वो भी एलिमेंट के डैश का। लिख लेंगे हियर ए बी सी डी चारों एलिमेंट पूर्णांकीय प्रांत के हैं, ए बी सी डी चारों एलिमेंट पूर्णांकीय प्रांत के हैं, और बी और डी क्या है, बी और डी दोनों नॉन जीरो है, तभी तो इनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसके हिसाब से बी नॉन जीरो। और जब आपने सी डी इन्वर्स एलिमेंट के डैश में बनाया तो डी बी नॉन जीरो। हाँ, आपने के डैश के दो एलिमेंट ले लिए। अब याद करो थ्योरम नंबर 3 को, सबफील्ड की थ्योरम थी ना, कि जिस भी सेट को अपन सबफील्ड बताते हैं उसके दो एलिमेंट लेते हैं, दोनों का डिफरेंस भी उसमें दिखा दो। दोनों का डिफरेंस आपने x और y दो एलिमेंट के डैश के बताए हैं ना, तो एक बार तो x माइनस वाई को के डैश में बता दो, एक बार x तो ऐसे कैसे और y का इन्वर्स है उसको के डैश में बता दो। ठीक है, नाउ अच्छा y एलिमेंट आप उठाओगे, y एलिमेंट को नॉन जीरो लेना है आपको, y एलिमेंट को नॉन जीरो लेना है, लिख लेंगे हियर, क्योंकि y एलिमेंट नॉन जीरो लेंगे तभी तो अपना वो सिद्ध होगा ना, दूसरी वाली कंडीशन, पहली में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन दोनों का डिफरेंस दिखाओ x माइनस वाई, इन दोनों एलिमेंटों x और y दोनों एलिमेंट के डैश के, इनका डिफरेंस भी के डैश में होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट तो क्या है, ए बी इनवर्स, और दूसरा क्या है, सी डी इनवर्स। दोस्तों आप ये कर सकते हो या नहीं, या 1 मान लो, गुणन तत्सम अवयव, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन होता है वो तत्सम की वलय होता है,
और यहाँ भी 1 मान लो और ये डी इनवर्स ए। इसकी जगह मैं डी इनवर्स लिख दूँ और ये बी इनवर्स, और इसकी जगह मैं बी इनवर्स लिख दूँ और ये डी इनवर्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अच्छा, तो ये क्या बना, ए डी, साचरीय नियम लगा रहा हूँ, डी इनवर्स बी इनवर्स माइनस सी बी और बी इनवर्स डी इनवर्स। अपने को पता है बी और डी ये पूर्णांक के प्रांत के एलिमेंट होते हैं, पूर्णांक के प्रांत क्रम विनिमय होता है, तो यहाँ पे ए डी और ये डी बी इनवर्स माइनस सी बी और इस डी इनवर्स को आगे और बी इनवर्स को पीछे, क्योंकि डी इज कम्यूटेटिव है तो ये किया। यहाँ से ए डी माइनस सी बी लिख दो या बी सी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूर्णांक के प्रांत के एलिमेंट है और पूर्णांक के प्रांत क्रम विनिमय है। और बाहर से निकल गया डी इनवर्स, बी इनवर्स पीछे निकल गया, तो ये बन गया ए डी माइनस सी बी और ये बी डी का इनवर्स। बी डी का इनवर्स खोलते हैं तो पहले डी इनवर्स फिर बी इनवर्स, वैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि क्रम विनिमय है, तो चाहे बी डी का इनवर्स लिख दो, चाहे आप इस चीज़ को आप ये डी बी का इनवर्स भी लिख सकते थे, क्योंकि क्रम विनिमय है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों कुल मिला के एक चीज़ पता चली कि के डैश में कौन से एलिमेंट आते हैं, कि आगे तो एक एलिमेंट पूर्णांक प्रांत का होता है और पीछे जो पूर्णांक प्रांत का एलिमेंट होता है उसका इनवर्स होता है, यही होता है ना के डैश के एलिमेंट। अब देखो आगे तो पूर्णांक प्रांत का एक एलिमेंट और पीछे जो एलिमेंट है उसका इनवर्स है ना, इसका मतलब ये किस में कंटेन करने लग गया, के डैश में कंटेन करने लग गया x माइनस वाई। तो आपने x और y के डैश के दो एलिमेंट लिए थे और इन दोनों एलिमेंटों का डिफरेंस आपने किस में बता दिया, के डैश में बता दिया। तो एक कंडीशन तो हो गई अपनी, क्षेत्र बताने के लिए दो कंडीशन थी, एक तो डिफरेंस और एक इनका अगेन पहला एलिमेंट तो ऐसे कैसे x और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स, इसको भी आपको किस में बताना पड़ेगा, के डैश में। अब देखो इनवर्स निकालना है ना दोस्तों, तभी मैंने y को क्या लिया था, नॉन जीरो लिया था, ताकि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। x तो क्या है, ये रहा देखो, x तो है ए बी इनवर्स और y इनवर्स, y कितना है सी डी, और सी डी का भी इनवर्स निकालो, तो ये बना ए बी इनवर्स और इसका इनवर्स क्या होता है, डी इनवर्स सी इनवर्स। चलो इतना कीजिए आप। अच्छा थोड़ा सा करेक्शन, y का मान ये था सी डी इनवर्स, तब मैंने सी डी लिख लिया, तो सी डी इनवर्स, तो ये तो y और y का इनवर्स लिखना है तो इसका भी इनवर्स। तो पहले तो डी इनवर्स का इनवर्स बनेगा, अच्छा उसको लिख देता हूँ एक स्टेप, ये तो डी इनवर्स का इनवर्स बना और ये सी इनवर्स, तो ये ए बी इनवर्स, डी इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट होता है, ये डी सी इनवर्स। साचर्यता नियम लगाऊं, ए बी इनवर्स डी और सी इनवर्स, ये बना ए डी बी इनवर्स सी इनवर्स। उस चीज़ को मैंने लिखा ए डी और ये बी इनवर्स सी इनवर्स है, उसको सी बी का इनवर्स लिख लिया। ये तो ए डी और ये बी इनवर्स सी इनवर्स है, उसको सी बी का इनवर्स, क्यों सी बी का इनवर्स में पहले बी इनवर्स आएगा फिर सी इनवर्स आएगा, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि क्रम विनिमय है। और देखो दोस्तों आप देखो x और y इनवर्स, इन दोनों पहले एलिमेंट तो ऐसे कैसे, दूसरे का इनवर्स किया, तो ये एलिमेंट के डैश में एलिमेंट है a, पहला एलिमेंट पूर्णांक प्रांत का और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स, तो पहला एलिमेंट पूर्णांक प्रांत का और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स हो गया, तो बताओ ये वापस किस में बिलोंग करने लग गया, के डैश में बिलोंग करने लग गया। पहला एलिमेंट पूर्णांक प्रांत का और इसका इनवर्स सी बी का इनवर्स, तो ये इसके अंदर बिलोंग करने लग गया
के डैश में बिलोंग करने लग गया। अच्छा, आप ये थोड़े ना सोच रहे हैं कि सर चलो बी तो नॉन जीरो था तो बी इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, सी इनवर्स कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। आप एक चीज़ देखिए ना, आपने वाई को नॉन जीरो लिया है, वाई को नॉन जीरो लिया है, इसका मतलब ये भी जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है, तो डी तो अशून्य है, साथ में सी भी क्या है, नॉन जीरो है। क्योंकि वाई नॉन जीरो कब बनेगा, जब डी नॉन जीरो और सी भी नॉन जीरो, तो सी भी नॉन जीरो था, इसलिए यहाँ पे सी इनवर्स एग्जिस्ट किया है। तो यहाँ से x माइनस वाई भी के डैश में बता दिया, x इंटू वाई इनवर्स भी के डैश में बता दिया। तो जो कंक्लूजन है, अच्छा तो मैं इसको हटा दूं। अच्छा, भागफल क्षेत्र के एलिमेंट a अपॉन बी टाइप से हैं, ध्यान रखना आगे काम में आएगा। इधर वाले पार्ट को हटा देता हूं। तो मैं क्या बताऊंगा, चूंकि आपने दोस्तों x और y नॉन जीरो ये आपने के डैश के एलिमेंट माने थे, और आपने x माइनस वाई भी के डैश में बता दिया, तथा x डॉट वाई इनवर्स भी के डैश में बता दिया। यहां से इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात के डैश के का सब फील्ड है, क्योंकि एक फील्ड बना और फील्ड अपने आप में सब फील्ड, के डैश के का सब फील्ड है, सब फील्ड अपने आप में एक फील्ड होता है, के डैश के का सब फील्ड है। तो एक काम तो ये करना था। फिर दूसरा काम जो अपन करेंगे उसमें क्या करेंगे कि f को के डैश के आइसोमॉर्फिक बताएंगे। आइसोमॉर्फिक बताने के लिए आपको एक आइसोमॉर्फिज्म परिभाषित करनी पड़ेगी, तो एक मैपिंग परिभाषित कर लूंगा, फाई वगैरह या कुछ भी, उसको 1,1,2 और होमोमॉर्फिज्म बताऊंगा। इतना कीजिए दोस्तों आप। ओके, चले आगे। अब देखो नाउ दूसरा पार्ट क्या सिद्ध करना है, वी हैव टू शो या वी हैव टू प्रूव, अपने को सिद्ध करना है एफ आइसोमॉर्फिक है के डैश की। क्योंकि अभी तक जो अपन ने सिद्ध किया है ना, उसका मतलब यह है कि डी पूर्णांकीय प्रांत को कंटेन करने वाला क्षेत्र के डैश है और के डैश के का सबफील्ड है ये। तो इसके हिसाब से तो डी पूर्णांकीय प्रांत के डैश में कंटेन हो रहा था, और जैसे ही आप के डैश को एफ के आइसोमॉर्फिक बताओगे तो डी किस में कंटेन हो जाएगा, एफ में कंटेन हो जाएगा। तो पूर्णांकीय प्रांत डी को कंटेन करने वाला जो क्षेत्र एफ, विभाग क्षेत्र एफ है, वो सबसे छोटा क्षेत्र हो जाएगा उस केस में। तो एफ को आइसोमॉर्फिक बताना है के डैश के, एक मैपिंग परिभाषित करना पड़ेगा। माना कि फाई एक प्रतिचित्रण है एफ से के डैश में, सच दैट इस प्रकार है कि फाई, बताओ फील्ड में तो ए अपॉन बी टाइप के एलिमेंट थे ना, अभी मैं बता रहा था ए और बी इंटीग्रल डोमेन के एलिमेंट है और बी नॉन जीरो है, तो वो के डैश के ऊपर मैप होगा, फाई एफ के एलिमेंट के ऊपर मैप होगा,
तो फाई ए अपॉन बी का जो प्रतिचित्रण बन के आएगा वो के डैश का, और के डैश के अंदर एलिमेंट हैं वो कैसे एलिमेंट हैं, ए बी इनवर्स टाइप के एलिमेंट हैं। लिख दूंगा फॉर ऑल ए एंड बी, ए अपॉन बी बिलोंग्स टू फील्ड, ए और बी होते हैं इंटीग्रल डोमेन डी के एलिमेंट होते हैं, और बी क्या है, नॉन जीरो। ये जो मैपिंग फाई है, ये जो मैपिंग फाई है उसको अपने को तुल्यकारी मैपिंग बताना है, आइसोमॉर्फिक मैपिंग बताना है। आइसोमॉर्फिक मैपिंग बताने के लिए आपको एककी, आच्छादक और समाकारी बताना है। चलो भाई, सबसे पहले बताइए एककी 1 1। एककी को क्या कहते हैं, 1 1। एककी कैसे बताएंगे दोस्तों, कि आप क्या करो कि फील्ड ऐप के दो एलिमेंट ले लो, एक तो ए अपॉन बी ले लिया, दूसरा एलिमेंट सी अपॉन डी मान लो, उनकी एलिमेंटों की इमेज सेम लेके चलो और एलिमेंट सेम बताना है। तो लेट ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी बिलोंग्स टू कैपिटल एफ सच दैट, इस प्रकार है कि इनका प्रतिचित्रण सेम है, एफ इनकी मैपिंग सेम है, फाई ए अपॉन बी बराबर फाई सी अपॉन डी, ये तो लेके चलो। और ए अपॉन बी बराबर क्या बताओ, सी अपॉन डी बताओ। फाई ए अपॉन बी को तो ए बी इनवर्स लिख दिया और इसको लिख दिया सी डी इनवर्स। पीछे की साइड में बी से ऑपरेशन करा दो, तो ए बी इनवर्स बी बराबर सी डी इनवर्स बी। ये क्या बन गया, ए बी बी इनवर्स का मान तो 1 होता है। अच्छा, सी ये डी इनवर्स है, ये बी। अपने को बताया ये सारे एलिमेंट पूर्णांक के प्रांत के हैं, पूर्णांक के प्रांत क्रम में होता है। तो ए बराबर सी बी, इसको बी को आगे ले आया, डी इनवर्स को पीछे लिख दिया। अब डी से ऑपरेशन करवा दो, तो ये बना ए डी बराबर सी बी और ये डी इनवर्स डी। डी इनवर्स डी का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब अपना क्या आया, ए डी बराबर आया सी बी लिख लो या बी सी लिख लो, एक ही बात है। अच्छा, इस चीज़ को ए सी बी को आप बी सी कर लो, क्रम विनिमयता नियम से कर लो, तो ए का तो डी आइसोमॉर्फिक ए डी। अच्छा, इसको लिखूंगा ए बी और सी डी। ये अपन ने फील्ड ऑफ क्यूसेंट के अंदर वो थ्योरम देखा था ना मीटिंग की, इसका इन दोनों का, इसका और इसका, ये टिल का ऑपरेशन था, टिल का इसका जो प्रोडक्ट था वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ गया। तो बताओ इस चीज़ से, अच्छा इस चीज़ से अगर ये न लिखे तो इस चीज़ से डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं ना, बी को नीचे ले जाओ ए के, ए अपॉन बी, और डी को सी के नीचे ले आओ, सी अपॉन डी। और यही तो बताना था मेरे को कि ए अपॉन बी और सी अपॉन डी एलिमेंटों की मैपिंग सेम लेके चलिए और एलिमेंट अपन ने सेम बता दिया। तो ये 1 1 है, होमोमॉर्फिज्म 1 1 हो गया, एक की हो गया। आच्छादक के लिए क्या करेंगे, आच्छादक के लिए करेंगे एक की ऑन टू। आच्छादक तो दोस्तों सीधा ही हो गया, क्योंकि ये मैपिंग ही इस प्रकार से परिभाषित है। देखो ये एलिमेंट किस है, के डैश का, इसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक ए अपॉन बी आएगा। इसकी जगह जैसे अल्फा बीटा इनवर्स हो गया, तो अल्फा बीटा इनवर्स की प्रीमेज अल्फा अपॉन बीटा हो गई, तो आच्छादक तो सीधा हो जाएगा कि ये डोमेन, ये कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्रीमेज होती है, तो वो फंक्शन हमेशा क्या होता है, आच्छादक। मैं क्या लिखूंगा, फॉर ऑल ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के डैश के लिए अवयव ए अपॉन बी बिलोंग्स टू फील्ड एफ इस प्रकार उपस्थित है कि फाई ए अपॉन बी बराबर क्या आ गया, ए बी इनवर्स, कि इसके प्रत्येक एलिमेंट की प्रीमेज आपको मिल रही है कि फॉर ऑल ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के डैश के लिए ए अपॉन बी बिलोंग्स टू एफ में इस प्रकार उपस्थित है कि फाई ए बी बराबर ए बी इनवर्स। अतः फाई आच्छादक प्रतिचित्रण है। फाई क्या है, आच्छादक
प्रतिचित्रण है, आच्छादक मैपिंग है फाई। ये हो गया 1 हो गया, ऑन्टो हो गया, होमोमोर्फिज्म है, और वो भी कौन सी, रिंग वाली होमोमोर्फिज्म है। समाकारिता वलय वाली बताते हैं इसमें, भाई क्षेत्र आ रहा है, क्षेत्र वलय होता है, तो वलय वाली समाकारिता में प्लस और डॉट दोनों के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले तो लेट A/B और C/D ये दोनों एलिमेंट फील्ड के हैं। देन सबसे पहले तो प्लस के लिए बताओ, फाई A/B प्लस C/D। तो फाई दोनों एलिमेंटों के साथ अलग अलग हो जाना चाहिए। इसको मैं बोलूँगा फाई, एलसीएम लिया तो AD प्लस BC/BD, ऐसे ही परिभाषित करके बताया था। अच्छा, अब फाई अल्फा अपॉन बीटा बराबर अल्फा बीटा इनवर्स होता है, तो AD प्लस BC को तो ऐसे कैसे रोका, नीचे वाला एलिमेंट BD का इनवर्स, ये बना AD प्लस BC। बताओ इसका इनवर्स क्या होता है, D इनवर्स B इनवर्स। इसको गुणा करो भाई, AD D इनवर्स B इनवर्स प्लस BC D इनवर्स से B इनवर्स, DD इनवर्स 1 हो गया, तो ये बना AB इनवर्स प्लस ये B, इसकी जगह CD इनवर्स और ये B इनवर्स। अच्छा, तो इससे अच्छा है कि आप ये कर लो, इसको तो B लिख लो और ये CD इनवर्स लिख लो, AB इनवर्स प्लस इसको पहला एलिमेंट अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो, तो अल्फा बीटा बराबर बीटा अल्फा किया तो CD इनवर्स आगे चला गया। इसको पूरा एक एलिमेंट मान लिया तो इसको बीटा माना तो ये आगे चला गया, B पीछे आया, तो B इनवर्स के साथ आया तो वो भी 1 बना देगा। ये AB इनवर्स प्लस CD इनवर्स, AB इनवर्स को क्या लिखूँ, फाई A/B, AB इनवर्स को तो फाई A/B, और ये बना फाई C/D। इसका मतलब प्लस के लिए तो हो गया अपना, सही है ना, प्लस वाले के लिए तो हो गया। अब गुणा संक्रिया के लिए अब देख लेते हैं। ओके, गुणा संक्रिया के लिए अगर देखें दोस्तों, गुणा संक्रिया के लिए देखेंगे तो फाई A/B इंटू C/D। बताओ क्या है ये, AC, इसको लिखूंगा फाई AC/BD। ये बना AC तो ऐसे कैसे, और ये BD का इनवर्स, क्योंकि फाई A/B बराबर AB इनवर्स था। अच्छा, इसका पूरे का इनवर्स, तो ये AC और ये बना D इनवर्स B इनवर्स। क्रम विनिमयता लगा देना, A के साथ तो B इनवर्स की जरूरत है तो B इनवर्स ले आओ, और C के साथ D इनवर्स। क्रम विनिमयता, क्योंकि पूर्णांक के प्रांत में तो क्रम विनिमयता लगेगा, तो इसको तो बोल दिया फाई A/B और इसको बोल दिया फाई C/D। हो गया ना। अतः इसका मतलब है कि फाई अपना फील्ड F से K डैश पर तुल्यकारिता है, तुल्यकारिता है। अब तुल्यकारिता है, अतः तुल्यकारिता है तो F किसकी आइसोमोर्फिक हो गया, F आइसोमोर्फिक हो गया K डैश की। तो F आइसोमोर्फिक K डैश की हो गया, तो आप बोलोगे दोस्तों कि पहले देखो आपने पूर्णांकीय प्रांत D था, उसको कंटेन माना किस में था, K में, फिर K का सब फील्ड K डैश लिया और K डैश को आइसोमोर्फिक किसके बताया, F के आइसोमोर्फिक बताया। इसका मतलब D को कंटेन करने वाला सबसे छोटा फील्ड हो गया F हो गया, और F क्या था, फील्ड ऑफ क्यूसेंट था, लिख दूंगा। अतः स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि पूर्णांकीय प्रांत कैपिटल D का भागफल क्षेत्र
भागफल क्षेत्र कैपिटल F वह सबसे छोटा क्षेत्र होता है, वह सबसे छोटा क्षेत्र होता है, वह सबसे छोटा क्षेत्र होता है जिसमें वह पूर्णांकीय प्रांत, वह इंटीग्रल डोमेन पूर्णांकीय प्रांत कैपिटल D कंटेन करता है, अंतर्विष्ट करता है। ओके दोस्तों, तो अभी तो थोड़ा बहुत मैटर और बच गया। इस वाले यूनिट में एक लेक्चर और होगा, वो अपन अगले लेक्चर पे देखेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़ें और अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। धन्यवाद।